दोस्तों जय हिंद। दोस्तों हम प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। ये एक पार्ट डिस्कस कर लिए दोस्तों, और ये तीसरे नंबर का पार्ट हमने यहाँ से ये इसमें इधर साइड का डिस्कस करे थे। अब हम 64वें नंबर से डिस्कस करेंगे दोस्तों, धमाकेदार तरीके से। तो 64वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयासों से हुआ था? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़े बेटे जिसका नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था उसका? दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। उसके इस अनुवाद को अक्सर क्या कहा जाता है? सिर ए अकबर कहा जाता है। सिर ए अकबर कहा जाता है। जो फारसी में अनुवाद किया था उसको क्या कहा जाता है? सिर ए अकबर कहा जाता है। दारा शिकोह के बारे में आपको बता दूं, दारा शिकोह की धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में गहरी रुचि थी दोस्तों। वेदांतिक परंपराओं के स्थान रहस्यवादी विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया। लोगों को उनके धर्म की सच्ची भावना को समझाने में सक्षम बनाया। हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच एक सामान्य रहस्यमय भाषा खोजने में उसने प्रयत्न किया। मुस्लिम विद्वानों के लिए उपनिषदों को उपलब्ध करवाया दोस्तों उसने। तो ये क्वेश्चन कभी आया, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयासों से हुआ था? दारा शिकोह के प्रयासों से हुआ था। दारा शिकोह जो था वो मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दोस्तों, याद रखना है ना। तो इसका आंसर समझ में आएगा, दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? तो दुर्गेश नंदिनी ये भारतीय लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1865 में लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय उन्हें ही कहा जाता है। उनके द्वारा 1865 में लिखा गया एक बंगाली ऐतिहासिक रोमांस उपन्यास है दोस्तों, उपन्यास है ना। तो इसमें जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पठान और मुगल संघर्षों की पृष्ठभूमि में सेट की गई है दोस्तों, है ना। जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो पठान और मुगल संघर्ष हुए थे उनकी पृष्ठभूमि को सेट किया गया है इसमें, और इस उपन्यास में बताया गया, जिसका नाम है दुर्गेश नंदिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, देखो एक बार आ चुका है एसएससी 2022 में, है ना। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? कभी पूछा किसका उपन्यास है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है जो 1865 में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं। तो महाभारत और पुराणों के संकलन का श्रेय ऋषि व्यास को जाता है दोस्तों। किसको जाता है? ऋषि व्यास को जाता है। किसको जाता है? ऋषि व्यास को जाता है। व्यास को वेद व्यास भी कहा जाता था। वेदों को चारों भागों को बांटने का श्रेय भी व्यास को ही दिया जाता है। व्यास को पुराणों का मुंशी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पुराणों का मुंशी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पुराणों का मुंशी पूछेगा कभी तो ऋषि व्यास, वेद व्यास को कहा जाता है। महाभारत को संस्कृत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया गया है, तो ये भी याद रखना है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है ना, वेद व्यास है दोस्तों, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? तो किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई है, ये पता होना अपने को। कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी है ना, अरबी में लिखी गई। अल बरूनी किसने लिखा है? अल बरूनी, ये देखो ये नाम है। अल बरूनी द्वारा रचित भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है दोस्तों। भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, जो प्रथाएं चली आ रही थी, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तौल और नापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का विवेचन किया गया है। अल बरूनी के बारे में आपको बता दूं, अल बरूनी महमूद गजनी के दरबार में था और वे प्रसिद्ध विद्वान, इतिहासकार, दार्शनिक और गणित और खगोल शास्त्री था। अल बरूनी ने महमूद गजनी के साथ भारत पर आक्रमण में हिस्सा लिया था दोस्तों। तो अपन बोल सकते हैं महमूद गजनी के साथ भारत आया था। कौन? अल बरूनी भारत आया था। भारत में रहते हुए उन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद नामक किताब लिखी है। किताब उल हिंद
किताब उल हिंद नामक कब लिखी थी? 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद नामक किताब लिखी है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के लिए प्रसिद्ध है? तो पतंजलि ने योग सूत्र का संकलन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसका? योग सूत्र का के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। योग सूत्र जो है योग के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित भारतीय सूत्रों का संग्रह है। 196 भारतीय सूत्रों का संग्रह है। पतंजलि ने 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी के बीच योग सूत्र का संकलन किया। पतंजलि ने पुरानी परंपराओं से योग के बारे में ज्ञान का संश्लेषण और आयोजन किया था दोस्तों। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि के बारे में आपको बता दूं, पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे दोस्तों। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका भी लिखा है दोस्तों, जिसे महाभाष्य कहा गया है। तो पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका भी लिखा है, याद रखना है, महाभाष्य नामक टीका भी लिखा है। पतंजलि ने आयुर्वेद पर भी एक ग्रंथ लिखा है दोस्तों। पतंजलि ने योग सूत्र का अनुवाद भारतीय और गैर भारतीय भाषाओं में भी किया था, इतना याद रखना है। पतंजलि ने योग सूत्र का इंडोनेशियाई हिंदू ने पुरानी जवानीस भाषा में भी अनुवाद किया था दोस्तों। फारसी विद्वान जो हुआ है, फारसी विद्वान जिसका नाम था अल-बरूनी, फारसी विद्वान अल-बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी और फारसी में भी अनुवाद किया था, है ना। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में? तो योग सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो दोस्तों इसके द्वारा कुमार संभवम लिखा गया है। महाकाव्य कुमार संभवम को महाकवि कालिदास ने लिखा है, याद रखना है, कालिदास ने लिखा है। संस्कृत में 5 महाकाव्यों में से एक है कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना और शास्त्रीय संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है दोस्तों, याद रखना है, माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुमार संभव किसने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा सा छेड़ लेते हैं अपन। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव नाट्यकार भवभूति की है। किसकी? भवभूति द्वारा लिखा गया है। भवभूति 8वीं शताब्दी में भारत के विद्वान और उनके नाटक और कविताएं संस्कृत में लिखी गई थी दोस्तों। तो डायरेक्ट पता होना अपने को मालती माधव किसने लिखा है करके, है ना, मालती माधव। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत साहित्य के में विशाख दत्त की ख्याति है। विशाखा दत्त की ख्याति मुद्रा राक्षस नाटक है दोस्तों, नाटक है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है मृक्ष कटिक्कम जिसको मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाटक साहित्य में सबसे लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक है दोस्तों और इसके रचनाकार है महाराज क्षुद्रक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? तो हिंदू विधि को संहिताबद्ध करने के लिए भारत गणराज्य, यानी हम बोल सकते हैं क्वेश्चन क्या आएगा अपने को, किसने किया था करके पूछेगा। हिंदू विधि को संहिताबद्ध किसने किया था? तो ये किया था मनुस्मृति, यानी मनु ने किया था मनुस्मृति में दोस्तों, मनुस्मृति में, है ना। तो अपन बोल सकते हैं हिंदू विधि को दुनिया के सबसे पुराने और विस्तृत कानूनों में से एक माना जाता है दोस्तों। यह हिंदुओं की सामाजिक स्थिति जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत, अल्पसंख्यक और कई सारी चीज़ों, पारिवारिक मामले में सब नजर वो डाला हुआ है ना। तो हिंदू विधि क्वेश्चन आएगा किसने किया? तो हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? मनु ने किया था, है ना। मनु ने मनुस्मृति में किया था। इसमें छंदों के 12 अध्याय हैं, है ना, और उसमें ब्रह्मांड विज्ञान, धर्म की परिभाषा, संस्कार के बारे में बताया गया है। वेदों के अध्ययन से रिलेटेड, विवाह, अंतिम संस्कार, आहार, प्रतिबंध, प्रदूषण, शुद्धि के साधन, महिलाओं और पत्नियों का आचरण और राजाओं के कानून से संबंधित इन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। तो मनुस्मृति, तो हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो मनु ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने मानसरोवर लिखी है दोस्तों? मानसरोवर, तो मानसरोवर कथा संग्रह है एक प्रकार का, प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन है। किसके द्वारा? प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन है। इसमें बस इतना ही याद रखना है, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है।
प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन है मानसरोवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानसरोवर किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने लिखा है, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुम्हार संभवम महाकाव्य किसने लिखा है? तो कुम्हार संभवम महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य है, याद रखना है। इसे व्यापक रूप से कालिदास की सबसे बेहतरीन रचना और साथ ही शास्त्रीय संस्कृत में सबसे महान काव्य माना जाता है। तो कालिदास की है कुम्हार संभवम, पूछा कभी तो। बाकी कालिदास की पूरी 7 रचना मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो आपको बता दूं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, यानी सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, जो उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। जो उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था, याद रखना है। हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन 4वीं शताब्दी में संस्कृत के कवि, पंडित और सरकार के मंत्री थे। जो उस टाइम पे सरकार था, समुद्रगुप्त के सरकार के मंत्री थे। समुद्रगुप्त ने 370 ईस्वी में कौसंबी से लाए गए अशोक स्तंभ पर इस लेख को खुदवाया था। यह गुप्तों के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने का एक अहम अभिलेखी स्रोत है दोस्तों। इसमें समुद्रगुप्त की जीतों के बारे में, विजयों के बारे में वर्णन है। तो डायरेक्ट याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रयाग प्रशस्ति किसका है? तो समुद्रगुप्त का है। किसने लिखा है? तो ये हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन किसके दरबार में थे? तो हरिसेन जो है सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में थे, याद रखना है दोस्तों, है। हरिसेन 4वीं शताब्दी में उसके दरबार में थे, मंत्री थे, दरबार में थे बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलंद पन्हो राजा मिलंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मैंने आपको बता दिया था मिलंद पन्हो, मिलंद के प्रश्न एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, एक प्रकार का। ये मिलंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जो 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच कहा गया है। यह भारतीय बौद्ध ऋषि नागसेन और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के इंडो यूनानी राजा मेनांडर प्रथम बैक्टीरिया के बीच एक संवाद को रिकॉर्ड करने का दावा करता है। तो याद रखना है दोस्तों, मिलंद पन्हो जो है संवाद को रिकॉर्ड करने का एक दावा करता है। तो कब अपने को क्या क्वेश्चन पूछा है? मिलंद पन्हो राजा मिलंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के मध्य संवाद को रिकॉर्ड करने का दावा करता है ये मिलंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का नाम ही चाणक्य था और चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति जैसे विषयों पर प्रकाश डाला है दोस्तों। संस्कृत में लिखा गया था ये, है ना। इसे शैली इसकी जो शैली है उपदेशात्मक और सलाहात्मक है दोस्तों। ये राजनीतिक नीतियां ज़्यादा बताई गई है इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति, है ना। तो अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटी की किताब है, याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। राजनीति आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है चरक संहिता किस विषय वस्तु की है? तो चरक संहिता के लेखक आचार्य चरक है दोस्तों। आचार्य चरक है। चरक संहिता के मुख्य रचनाकार आचार्य अग्निवेश थे दोस्तों। आचार्य अग्निवेश ने उसको आगे कंप्लीट किया था, इसलिए उनका नाम आता है मुख्य रचनाकार में आचार्य अग्निवेश। चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेशत्रम में कुछ स्थान और अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया था। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। आयुर्वेद का यानी इसमें आ जाएगा औषधि। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद के सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में से एक है दोस्तों चरक संहिता, है ना। चरक संहिता में चिकित्सकों और चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश और प्रतिज्ञाएं भी दी गई है दोस्तों। चरक संहिता में रोगनाशक और रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख भी मिलता है। इसमें भस्म के बारे में ही बताया गया। चरक संहिता में सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं से भस्म और उनके प्रयोगों का वर्णन भी मिलता है दोस्तों। चरक संहिता में व्यक्तियों के उपचार के साथ साथ दर्शन, अर्थशास्त्र के विषयों का उल्लेख भी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों औषधि। चरक संहिता किसने लिखा है? आचार्य चरक ने। ऋतु संहार किसकी कृति है? क्वेश्चन है। ऋतु संहार जो है इसके रचयिता महाकवि कालिदास है। कालिदास की पहली काव्य रचना मानी जाती है दोस्तों ऋतु संहार।
है ना, मानी जाती है। इसमें ग्रीष्म से लेकर वसंत तक की 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन है। तो ऋतु संहार किसकी रचना है? ऋतु संहार महाकवि कालिदास की है दोस्तों। यह कालिदास की पहली काव्य रचना मानी जाती है। इसमें ग्रीष्म से लेकर वसंत तक की 6 ऋतुओं का वर्णन है ना। बस इतना याद रखना है, किसकी है? कालिदास की है, याद रखना है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इतना याद रखना है। कालिदास इधर नहीं है, इधर मैं तुलसीदास में टिक लगा रहा हूँ। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके अलावा कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था, कालिदास की समाधि भी उज्जैन में है, याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको बता दूं, राज्य तरंगिणी कल्हण ने लिखी है। किसने? कल्हण कल्हण द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कल्हण द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है, जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी या फिर राजाओं का इतिहास, समय प्रवाह भी बोलते हैं इनको, है ना। यह कविता के रूप में है दोस्तों। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। कश्मीर का इतिहास वर्णित है, तो क्वेश्चन आता है कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो राज्य तरंगिणी से मिलती है। संस्कृत में लिखा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है कभी कभी। मालती माधव किसकी कृति है? तो मालती माधव किसकी कृति है? तो मालती माधव नाट्यकार भवभूति द्वारा लिखा गया है ना। मालती माधव किसके द्वारा? भवभूति के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। भवभूति ने 8वीं शताब्दी में भारत के एक विद्वान थे। नाटक और कविताएं संस्कृत में लिखी है इन्होंने, है ना। तो मालती माधव किसकी है? मालती माधव की और आपको जानकारी के लिए बता दूं, संस्कृत के महान कवि और नाट्यकार भवभूति की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो एक है महावीर चरित्रम इसकी रचना है। दूसरी है उत्तर रामचरित्रम। तीसरी है मालती माधव। तो भवभूति की 3 रचना अपने को इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। एक है महावीर चरित्र, दूसरा है उत्तर रामचरित्र और तीसरा है मालती माधव। ये तीनों रचनाएं याद रखना है, भवभूति की है दोस्तों, है ना, भवभूति की है। नेक्स्ट है जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो जातक कथाएं, है ना, जातक कथाएं जो है ये बौद्ध है। इसका आंसर ये हो जाएगा बौद्धिस्त, है ना। तो बौद्ध साहित्य की एक शैली है ये। जातक कथाएं जो है बौद्ध साहित्य की एक शैली है। इसमें इस शैली में बुद्ध की कहानियों का एक विशाल संग्रह है, जो बुद्ध के पिछले जीवन का विवरण भी देता है। गौतम बुद्ध लगभग यानी उनके बारे में। तो जातक कथाएं जो है ये, इसका आंसर ये हो जाएगा जो मैंने बता दिया, बौद्धिस्त, है ना। जातक कथाएं बौद्ध, ये हो जाएगा दोस्तों। आईने अकबरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन है नेक्स्ट। आईने अकबरी 16वीं शताब्दी का एक ब्यौरा ग्रंथ है दोस्तों। इसकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अबुल फजल, है ना, नाम याद रखना है, अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल बुक किसने लिखी है करके। तो जंगल बुक लिखा है दोस्तों रुडयार्ड, RUDYARD, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है दोस्तों। आंसर कहाँ है यहाँ पे? ये है रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है द जंगल बुक नामक किताब। तो आपको बता दूं, द जंगल बुक किताब को मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ध्यान में रखकर लिखा गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ध्यान में रखकर लिखा गया है दोस्तों, है ना। रुडयार्ड किपलिंग भारत आया और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 6 साल रहा दोस्तों। 6 साल रहते हुए उन्होंने यहाँ पे इसकी रचना करी, एक बुक लिखा, उसका नाम था जंगल बुक, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, देश विदेश हर जगह प्रसिद्ध हुई। उसके ऊपर मूवी बन चुकी है और अपन ने पहले बचपन में जंगल बुक सीरियल भी देखे हैं दोस्तों, है ना। तो इस किताब के मुख्य पात्र है मोगली, का संबंध इसी जंगल से है। इसी जंगल का मतलब जो सिवनी जिला मध्य प्रदेश में सिवनी में जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसी जंगल से संबंधित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है, याद रखना है ना। और ये रुडयार्ड किपलिंग को साहित्यिक का नोबेल मिला है, लेकिन वो किसी दूसरी चीज के लिए मिला था, जंगल बुक के लिए नहीं मिला था, है ना। तो याद आ जाएगा अब।
रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका एडम स्मिथ आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। अर्थव्यवस्था, फादर ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का जनक बोलते हैं। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखी है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है, 1976 में प्रकाशित हुई थी। यह राष्ट्र की धन निर्माण प्रक्रिया को एकत्रित विवरणों के बारे में है। राष्ट्र में धन निर्माण कैसे क्या होएगा उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्र की धन निर्माण प्रक्रिया में एकत्रित विवरण के रूप में है इस बुक, है ना। नेक्स्ट है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो एरिया ऑफ डार्कनेस किताब के लेखक है वी.एस. न्यायपाल। वी.एस. न्यायपाल है। यह किताब 1964 में प्रकाशित हुई थी। यह एक यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, यात्रा वृत्तांत है। इसमें न्यायपाल ने 60 के दशक में भारत की यात्रा का वर्णन किया है। 60 के दशक में जब वो भारत आए थे, भारत की यात्रा का वर्णन किया है। यह किताब न्यायपाल की भारतीय यात्रा की पहली किताब है ना, पहली किताब है, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी किताब है? वी.एस. न्यायपाल की किताब है। 1964 में लिखी गई थी एक किताब है। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें न्यायपाल द्वारा 60 के दशक में शुरुआत में भारत की यात्रा का विवरण मिलता है। तो इस तरीके से मैंने ये डिस्कस कर लिया धमाकेदार तरीके से ये वाला पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 85 से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस और आने वाले लेक्चर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।